सो डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टॉपिक का वीडियो लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक किया था क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टिंग बहुत एक्साइटिंग टॉपिक्स किए थे। आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा लगा, नोट्स बना के मेरे साथ शेयर किए। और जैसे मैंने आपको कहा था कि उसमें वो जितने भी टेस्ट हैं उनको एक ही फ्लो चार्ट या टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए, तो वो भी आप लोगों ने किया, मेरे साथ शेयर किया। अलग अलग कलर्स में फ्लो चार्ट्स बने हुए देखे, बहुत ही अच्छा लगा। और जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे जैसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन वाला जो लेसेंस टेस्ट है वो नहीं देते हैं, या एक था कि वो जो बेलस्टीन टेस्ट है कुछ कंपाउंड जिनमें हैलोजन नहीं रहता वो भी बेलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं, उनके क्या नाम, तो वो सब भी आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट किया और रिप्रेजेंट किया और मेरे साथ शेयर किया, जो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग बहुत ही मेहनती, डिटरमिन्ड, हार्ड वर्किंग, डिवोटेड स्टूडेंट्स हैं जो बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से टॉपिक की तैयारी, सब्जेक्ट की तैयारी और अपनी तैयारी साथ साथ करते जाते हैं, हमेशा की तरह। बहुत ही अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं आपकी प्रेस करता रहता हूँ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ये क्वांटिटेटिव है, तो इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे गिवन है लेबोरेटरी में और अलग अलग मेथड्स यूज़ करके उसमें उसके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके बतानी क्या है। अब ये परसेंटेज कैलकुलेट करते करते जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज पता लग जाएगी, दैट इज राइट, वी नो द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उससे फिर आपको याद होगा एक टॉपिक हम करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है, वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट किया जा सकता है, और अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पता है तो देन वी कैन डायरेक्टली रीच द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ओवरऑल ये इस डायरेक्शन में जाता है। तो अभी तो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको क्लासीफाई किया है अलग अलग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले आता है एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, फिर हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन्स, सब क्वांटिटेटिव है, परसेंटेज निकालेंगे, फिर हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। और उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन और एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन शायद मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में करवाई देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड लिबिग्स मेथड या लिबिग्स कम्बशन मेथड, पूरा जो उसका है। तो उसमें क्या करते हैं, ए नोन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज टेकन टू बी W। अब जितने भी हम मेथड करेंगे उसमें वी आर गोइंग टू टेक W एज द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट। Now this is burnt in the presence of dry cupric oxide and oxygen. तो होता क्या, the carbon, all the carbon gets converted to carbon dioxide oxidized and all the hydrogen gets converted to water. तो अगर उस हाइड्रोकार्बन, अगर वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन ही है और उसका फॉर्मूला CXHY है, तो आप चेक करके बताना क्या ये इक्वेशन जो यहाँ लिखी गई है बैलेंस फॉर्म में ये ठीक है या नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो वेपर्स आते हैं विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर पास थ्रू टू थिंग्स। पहले तो ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसका फंक्शन क्या रहता है, दिस इज टू एब्जॉर्ब वाटर, तो उसके कारण ट्यूब का मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एक तो ये पॉइंट हो गया। देन थ्रू बल्ब्स कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उनका फंक्शन क्या रहेगा, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन बल्ब्स का मास भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंक्रीज इन मास हुआ ट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इसको नोट किया जाता है, और बल्ब कंटेनिंग पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसका इंक्रीज इन मास नोट किया जाता है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन। सो लेट द इंक्रीज इन मास ऑफ KOH bulbs is equal to x gram, so it represents the amount of carbon dioxide produced, x grams, and let the increase in mass of calcium chloride tube is y grams, so it represents the amount of water produced. So in this experiment x gram of carbon dioxide is produced and y gram of water is produced, और इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करके परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कैसे,
अब ये एक बार आप अच्छी तरह समझ लेंगे पहले एलिमेंट के लिए, तो बाकी ऑलमोस्ट बहुत से एलिमेंट्स के लिए सिमिलर कैलकुलेशन इज गोइंग टू रन। तो देखें कार्बन के लिए स्टार्ट करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है उसमें एक ही एटम कार्बन का है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम। मीन्स कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स है तो इट हैज़ 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेरिमेंट में कितना आया हमारा x ग्राम्स। सो व्हाट विल बी मास ऑफ कार्बन दैट इट विल कंटेन। तो यहाँ पे वो शायद आपको याद हो, जब हम मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर करते हैं तो उसमें स्टोइशियोमेट्री जो टॉपिक रहता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो रेशो से भी कर सकते हैं, 12 अपॉन मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 44 अपॉन एक्स, जैसे ये किया है। या आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है, 1 में कितना है और x में कितना है, तो वहाँ से आ जाएगा आपके पास मास ऑफ कार्बन। जैसे ये तो रेशो से किया गया, या यूनिटरी मेथड से भी सेम इक्वेशन बनेगी। सो मास ऑफ कार्बन विल बी 12x अपॉन 44। तो इस तरह से आपके पास उस कंपाउंड में वो जो गिवन मास है W ग्राम, उसमें मास ऑफ कार्बन आ गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हो गया, मास ऑफ कार्बन विच इज 12x अपॉन 44 डिवाइडेड बाय W विच इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक हो गया, चलो। सो इस तरह से परसेंटेज ऑफ कार्बन का ये फॉर्मूला। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए वेरी सिमिलर कैलकुलेशन। वाटर का मास जो है y ग्राम इस एक्सपेरिमेंट में आया, और वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 18 ग्राम वाटर हैज़ गॉट 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम कर सकते हैं 2 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 18 अपॉन y। तो यहाँ से मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया 2y अपॉन 18। Then what is the percentage of hydrogen? Divide this by mass of organic compound taken, that is W, and then multiplied by 100. So this is the expression for percentage of hydrogen. ठीक है। अच्छा, एक बात और, जब हम ये सारे मेथड्स कर लेंगे एस्टिमेशन के सारे एलिमेंट्स के, उसके बाद आई विल गिव यू द एक्टिविटी टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स उसके। तो जो काफ़ी सिंपल रहते हैं, ये बस एक्सप्रेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेथड की, तो बड़ी इजीली कैलकुलेशन करके इसके आंसर आ जाते हैं मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स जो हैं बाद में एक साथ करेंगे, पहले मेथड्स देख लेंगे। नाउ वी हैव एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। इट इज़ डन बाय द मेथड विच इज़ कॉल्ड केरियस मेथड। केरियस मेथड में क्या करते हैं, ए नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगेन W is taken in a Carius tube and heated with fuming nitric acid or sodium peroxide. ठीक है, the sulfur which is present in the compound is oxidized to form sulfuric acid. Barium chloride is added, barium chloride solution in excess, तो when it reacts with sulfuric acid, white precipitate of barium sulfate is formed. So now you can see actually all the sulfur of the organic compound has come in the form of बेरियम सल्फेट। तो जैसे पिछले मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड में आ गया, हाइड्रोजन वाटर में आ गया, यहाँ सल्फर जो है वो बेरियम सल्फेट में आ गया। नाउ दिस प्रेसिपिटेट इज ट्रीटेड इन दिस मैनर, इट इज फिल्टर्ड एंड वॉश्ड, देन इट इज ड्राइड एंड एक्यूरेटली वेड। तो लेट द मास ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बी x ग्राम्स। अब आगे कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको कहा था, मोर और लेस ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। सल्फर के सामने बेरियम सल्फेट लिख लें। सल्फर का मास होता है 32 ग्राम। बेरियम सल्फेट के फॉर्मूला में एक ही सल्फर एटम है, और बेरियम सल्फेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना रहता है 16, तो 16 इंटू 4, बेरियम का 137, तो टोटल करके 233 ग्राम्स। चेक करके बताना आता है या नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल वैसे ही, तो 32 ग्राम सल्फर अपॉन मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 233 ग्राम बेरियम सल्फेट अपॉन x ग्राम, जो प्रेसिपिटेट का मास है। तो यहाँ से वी हैव मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32x अपॉन 233। ठीक हो गया। देन परसेंटेज ऑफ सल्फर, वही पहले की तरह, ये मास ऑफ सल्फर इंटू 1/W मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलो। अगर थोड़ा थोड़ा भी थियरी वर्क इसका आपको याद रहेगा, तो चाहे बहुत दिनों के बाद भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, तो फिर भी जब आपको कम से कम इतना पता है कि सल्फर जो है केरियस मेथड में बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट होता है, तो हमेशा सल्फर के सामने बेरियम सल्फेट लिख के
आप इसका फॉर्मूला फिर से रिवाइव कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस, अब ये इंटरेस्टिंग है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों हैलोजेंस के लिए एक कॉमन मेथड है जिसमें फॉर्मूला भी बहुत सिमिलर तरीके से डिराइव हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो डन बाय केरियस मेथड। A known mass of organic compound, which is W grams, is heated with fuming nitric acid in a Carius tube in the presence of silver nitrate. Carius tube in the presence of silver nitrate. So the halogen is precipitated in the form of precipitate of silver halide. So it can be silver chloride, it can be silver bromide, it can be silver आयोडाइड। जैसे ये तीन लिखे, थोड़ा बात करें इनके बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे ना। सिल्वर क्लोराइड इज ए white precipitate which is soluble in ammonium hydroxide. Silver bromide is a pale yellow precipitate sparingly soluble in ammonium hydroxide. Silver iodide is a yellow precipitate insoluble in ammonium hydroxide. ठीक है, ये तो वैसे ही चलो थोड़ा रिवाइज कर लिया हमने क्वालिटेटिव वाला। So the precipitate is again filtered and washed, dried and weighed. So now let the mass of the precipitate be x gram. तो तीन फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होने चाहिए। हम पहले क्लोरीन के लिए देखते हैं। देखो, क्लोरीन के सामने AgCl लिख लिया। AgCl के फॉर्मूले में एक ही Cl है, तो क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास 35.5 ग्राम। AgCl का, सिल्वर का इसमें प्लस हो जाएगा ना, सिल्वर का 108 रहता है, तो इट इज़ 143.5। तो इसके नीचे मास ऑफ क्लोरीन और इसके नीचे x ग्राम जो प्रेसिपिटेट का मास है। तो पहले की तरह ही 35.5 अपॉन मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 143.5 अपॉन x। तो यहाँ से मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा, 35.5 x अपॉन 143.5। फिर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए डेफिनेटली ये जो मास ऑफ क्लोरीन आया इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास लिया है W उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। चलो, नाउ ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए एक तरह से आपको इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पॉज करना चाहिए और अपने आप उनका फॉर्मूला लिखना चाहिए। फ़र्क सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन के मास का पड़ेगा क्लोरीन की जगह, और एक बार आप वो कर लें अपने आप सॉल्व, फिर चेक करके बताएं कि क्या ये सेम फॉर्मूला यू हैव रीच्ड और नॉट। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इज 80x अपॉन 188 इंटू 1/W इंटू 100। परसेंटेज ऑफ आयोडीन 127x अपॉन 235 इंटू 1/W इंटू 100। ठीक हो गया। चलो चेक करके बताना आते हैं ये कि नहीं आते हैं। अच्छा, ब्रोमीन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 80 ग्राम्स रहता है और आयोडीन का 127 ग्राम, तो दैट मस्ट बी यूज्ड। अच्छा, नोट, ये कुछ एडिशनल कुछ नाम है। जब आप MCQ वगैरह ट्राई करेंगे तो बुक्स में कभी कभी ऐसे मेथड्स के नाम रहते हैं, तो डोंट गेट सरप्राइज्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए कि अगर कहीं पे है मैसेंजर मेथड एंड फ्यूजन मेथड, so they are used for estimation of sulfur, and Schiff's and Piria method then it is used for estimation of halogens. ये भी आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, मे बी यूजफुल समडे। चलो, then we have estimation of phosphorus. A known mass of organic compound, that is again W gram, is heated with fuming nitric acid. तो होता क्या, the phosphorus is oxidized to orthophosphoric acid H3PO4. Now इसके आगे दो अलग अलग मेथड है जिससे फॉस्फोरस को एस्टिमेट किया जा सकता है। एक मेथड वो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट वाला है कि ये जो H3PO4 है इसमें वी ऐड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम मोलिब्डेट। फिर उसके बाद आपको पता है वो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इज फॉर्म्ड, जिसका फॉर्मूला ये रहता है। ये हमने क्वालिटेटिव वाले में भी किया है। लेट द मास ऑफ दिस प्रेसिपिटेट बी x ग्राम्स। तो इसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। आप नोट कर लो, इसमें फॉस्फोरस का एक ही एटम है और बाकी ये इन सब का मास वगैरह पता होना चाहिए। और दूसरा मेथड ये है कि इसमें जो H3PO4 है, ऐड मैग्नीशियम मिक्सचर विच कंटेन्स मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, then you get precipitate of magnesium ammonium phosphate. This precipitate is dried and ignited, so ultimately you get Mg2P2O7 magnesium pyrophosphate. अब इसका मास जो है इट इज टेकन और लेट इट बी x ग्राम्स। इसमें ये आप देखें ध्यान से, फॉस्फोरस के दो एटम हैं। तो कैलकुलेशन अब इसके साथ जब कैलकुलेशन करेंगे तो फॉस्फोरस का एक एटम है, तो इसके साथ कैलकुलेशन करेंगे तो फॉस्फोरस के दो एटम हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर और हेलोजेंस में करके आए हैं। तो
ये जो पहला वाला फॉर्मूला है ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के अकॉर्डिंगली किया गया है। तो आपको ये चेक करना है क्योंकि ये देखें ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो आप चेक करके बताना। ऐसा आता है 31, ये तो फास्फोरस के मास से है, एक्स प्रेसिपिटेट का मास अपॉन 1877। तो इसके अकॉर्डिंगली तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, चेक करके बताएं, इंटू 1/W मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आप मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट वाले मेथड से रहे क्वेश्चन तो फिर Mg2P2O7 इसका मास 222 और फास्फोरस के 2 एटम है तो इसलिए 31 इंटू 2 62 हो गया। 62x अपॉन 222 इंटू 1/W इंटू 100। ठीक हो गया। वाई 62 थिंग वो मैंने आपको बताई दिया बिकॉज देर आर 2 एटम्स ऑफ फास्फोरस हेयर। सो इन दिस मैनर वी हैव डन हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ फास्फोरस। इसके आगे देखें एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी नाइट्रोजन की जो एस्टिमेशन है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बेसिकली ये वीडियो लेक्चर भी तो बहुत लेंदी नहीं है, छोटा सा ही है, नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही रहेगा, पर नाइट्रोजन के लिए अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए ऐसे है, शायद आपको याद हो जब एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस वो मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में हम करते हैं तो उसमें कई बार सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज को टोटल करें तो 100 नहीं बन रहा होता, तो उस समय कहा जाता है कि वो जो डिफरेंस है वो आपको लेना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अब पता लगेगा कि वो डिफरेंस क्यों, कि कई बार कोई स्पेसिफिक मेथड ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, तो उस समय फिर क्या करते हैं कि बाकी सारी एलिमेंट्स की परसेंटेज को ऐड करते हैं तो उसका टोटल हो गया, तो उसको 100 में से माइनस करते हैं, देन इट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। ठीक हो गया। लेकिन एक अलग से मेथड भी है ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एलियस मेथड। अब एलियस मेथड में क्या करते हैं, a known mass of organic compound, again W gram, is heated in a stream of nitrogen and vapors are passed over heated coke, red hot carbon। तो उससे क्या होता है कि वो जो ऑक्सीजन है जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलीज हुई वो रेड हॉट कार्बन के साथ रिएक्ट करके इट फॉर्म्स कार्बन मोनोक्साइड। सारी की सारी ऑक्सीजन कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म में आ गई। Then this carbon monoxide is passed through heated I2O5। तो ये रिएक्शन I2O5 plus carbon monoxide gives carbon dioxide plus iodine I2। तो सारी की सारी कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से आई इट इज कन्वर्टेड टू CO एंड देन CO इज कन्वर्टेड टू CO2। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि जो कार्बन के साथ ये पहला ऑक्सीजन आया ये तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया, लेकिन ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है वो तो I2O5 से आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन की कंट्रीब्यूशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से है वो तो एक ही एटम है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में। सो दैट इज द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्यूरिंग कैलकुलेशन। तो लेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड बी x ग्राम्स। अब अगर 44 ग्राम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मोलिकुलर मास है तो उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन का मास हो गया 32 ग्राम उसमें हम अगर लें तो। लेकिन यहाँ पे हम 32 नहीं लेंगे 16 लेंगे। क्यों, वो मैंने शायद आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये 2 में से एक एटम तो I2O5 में से आ रहा है, तो एक ही एटम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है। दैट इज वाई इट कम्स आउट टू बी 16x अपॉन 44 इंटू 1/W इंटू 100। ठीक हो गया। और कई जगह हो सकता है ये 32x अपॉन 88 ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो अब ये वीडियो लेक्चर आप एक बार फिर से देखें और आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं इनको एक बार फिर से सुने और इनके नोट्स बनाएं। और जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में कहा था, मैं आज भी आपको वही कह रहा हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये सारे फॉर्मूले जो आज हमने डिराइव किए हैं इन सबको भी एक ही फ्लो चार्ट या टेबल फॉर्म में नोट कर लें ताकि बहुत यूज़फुल हो जाए। एंड क्योंकि फॉर्मूले हो सकता है थोड़े दिन में भूल जाएं, तो आपको वो थोड़ा सा क्लियर भी रहना चाहिए। जैसे सल्फर की एस्टिमेशन में बेरियम सल्फेट बनता है तो S के सामने BaSO4 लिखेंगे और BaSO4 का मास और सल्फर का मास पता है तो फॉर्मूला इजीली आप डिराइव कर सकते हैं ऑन दिस स्पॉट। ठीक है, तो इस तरह से बढ़िया नोट्स बनाए। सो वी हैव डन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वी हैव डन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, वी हैव डन एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन्स, we have done estimation of phosphorus definitely by 2 different methods, and we have done estimation of oxygen by Elias's method। ठीक हो गया। तो अब
इस वीडियो लेक्चर को, जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर से देखते हुए आप बढ़िया नोट्स बनाएं और न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा वेट करें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जब हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन वाला टॉपिक करेंगे। 2 मेथड है नाइट्रोजन की एस्टिमेशन की, एक ड्यूमास मेथड और एक जेल्डल मेथड, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आई विल गिव यू द एक्टिविटी ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर परसेंटेज ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी तरह से हर एक बात को फॉलो करते हैं जैसे कहा जाता है, एंड उससे बढ़िया ही, एंड देयर इज़ ऑलवेज मोर देन पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों की प्रेज करता रहता हूँ। यू पीपल आर मेटिकुलस। बस जी।